Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture we are going to discuss about the Hindu analysis of 15th November 2022. आज का वीडियो लेक्चर दो पार्ट के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज के एडिटोरियल सेक्शन को। तो प्लीज एंड तक जुड़े रहें और पूरा वीडियो लेक्चर देखिए। तो चलिए बात करते हैं आज की हेडलाइंस की। रिटेल इन्फ्लेशन कूल्स टू 6.77% इन अक्टूबर फ्रॉम 7.4% इन सितंबर। तो जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो वापस से नीचे गिरने लग गई है, जो कि सही है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आरबीआई की मैंडेटेड इन्फ्लेशन रेट कितनी है, तो वो है 4+-2। तो अगर आप इसको क्लेरिफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू निकलती है 2 से लेके 6 के बीच में। तो हमारी इन्फ्लेशन हमेशा 2 से लेके 6 के बीच में होनी चाहिए, ना 2 से कम ना 6 से ज्यादा। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। हाल फिलहाल में हमारे सामने ये डिटेल आ रही है कि अब जो इन्फ्लेशन आई है अक्टूबर की वो कितनी आई है, 6.77%। नेक्स्ट न्यूज, एटॉमिक एनर्जी हाइड्रोजन पावर इंडियाज नेट जीरो प्लान। अब इंडिया जो है नेट जीरो इमिशन में कब तक पहुंचेगा, तो 2070 में पहुंचेगा। नेट जीरो इमिशन का मतलब ये हो गया कि हमारा जो कार्बन इमिशन है हम उसे नेट जीरो कर देंगे। ये कमिटमेंट कहां पे दिया, तो ये कमिटमेंट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में दिया था इन 26th COP। अब इसके रिलेटेड एक प्लान सबमिट किया गया है कि किस तरीके से जो है हम इसे रीच करेंगे। 195 मेंबर कंट्रीज को हर एक को ये प्लान सबमिट करना था। इसका नाम है लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, जिसे बोला जाता है LTLEDs। अब ये सबमिट करना था पूरे 195 नेशंस को, बट उसमें से सबमिट किया है सिर्फ 57 ने। अब हमारे अचीवमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमने अचीव कर ली है, तो 2021 के अंदर हमने लॉन्च किया नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जो एम करता है ग्रीन हाइड्रोजन हब की तरफ। सेकंड, हम जो है 2032 तक हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 3-fold इंक्रीज कर देंगे, 3 गुना बढ़ा देंगे। 2025 तक हम 20% जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के अंदर उसे अचीव कर लेंगे। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंक्रीज कर रहे हैं और हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उन्हें इंक्रीज कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करने से क्या होगा कि जितने लोग हैं वो एक ही बस के अंदर भर के जाएंगे और उसकी वजह से बाकी लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज नहीं करेंगे और जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स यूज होंगे वो कम होंगे। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल इमिशन नहीं करते, ये चीज हम सब जानते हैं। इंक्रीज्ड क्लाइमेट फाइनेंस टू बी प्रोवाइडेड बाय डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन ने ये सारा रायता फैलाया, सब किया धरा उन्हीं का है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर उन्होंने इतना इमिशन किया कि आज हम भुगत रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, अब उन्हें पैसे दे के चुकानी पड़ेंगी। वो हम पैसे देंगे और हम उस तरीके से हमारे डेवलपमेंट को मैनेज करेंगे। ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है और सेंचुरी एंड तक उसे 1 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। इस चीज का हमें क्या है, ध्यान देना है। ये सारी चीजें वहां पे शेयर करी गई। और कौन गए थे हमारी तरफ से उस मीटिंग के अंदर, तो वहां गए थे हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट सेज फोर्स कन्वर्शन में अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जी हाँ, इसी तरीके का एक बहुत ही खूबसूरत जजमेंट आया था रेव स्टैनलॉयस वर्सेस MP 1977 में। अगर आपने अभी तक ये केस नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके पढ़िए, इसकी मैं आपको ब्रीफ डिटेल दे देता हूं। अब इसके अंदर स्टैनलॉयस साहब जो थे ये चर्च के फादर थे, इन्होंने केस कर दिया। MP एक लॉ लेके आई थी जिसके अंदर बताया गया कि फोर्स, किसी को जबरदस्ती, अल्योर करना किसी को लालच देके या फ्रॉड, इससे किया गया जो कन्वर्जन है उसे सही नहीं माना जाएगा। तो फादर ने क्या किया, इसे चैलेंज कर दिया कि ये हमारे क्या है, राइट को चैलेंज कर रहा है, राइट टू फ्रीडम को। जिसके अंदर बताया गया कि किसी भी तरीके से ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए आपका कन्वर्जन, फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले के पास भी तो इंडिविजुअल राइट है, अगले के पास भी तो आर्टिकल 19 है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। अब यहाँ पे एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि एक स्पेशल लॉ जो है इनेक्ट किया जाना चाहिए, एक बनाया जाना चाहिए और उसे जो है ऑफेंस बना दिया जाना चाहिए इंडियन पिनल कोड के थ्रू। अभी इसी चीज के ऊपर एफिडेविट मांगते हुए पूछा है गवर्नमेंट से कि क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा है कि रैम्पेट है ट्राइबल एरियाज में राइस दिया जाता है, क्लोथ्स, वीट, ये सारी चीज देके उन्हें जो है कन्वर्ट करा लिया जाता है दूसरे रिलीजन के अंदर, जो कि सही नहीं है। ये उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। ये चीज बहुत ज्यादा देखी जा रही है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज में, जिसके ऊपर कोर्ट ने ये अपनी टिप्पणी दी। 22 नवंबर तक सेंटर को एफिडेविट फाइल करना है और 28 नवंबर को इस केस की सुनवाई होगी।
चलिए अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। द शेप ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक पाई मस्ट चेंज। अब यहाँ पे किस चीज के बारे में बात करी गई है, तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है आफ्टर द वर्डिक्ट ऑन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जब ये वर्डिक्ट आया उसके बाद इस चीज पे चर्चा शुरू हुई। अब आइए समझते हैं कि क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं इस एडिटोरियल के अंदर। पहली चीज तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आने से ये चीज हमारे सामने आती है कि डिस्क्रिमिनेटेड कौन है और किसके खिलाफ है। दूसरी, डिस्क्रिमिनेशन का नेचर क्या है। तीसरी, जो रेमेडीज हैं क्या वो सही है या नहीं। ये सारी चीजें हमारे सामने आती है। अब इसके बाद हुआ क्या है कि जो पीपल हैं डिस्क्रिमिनेटेड जिसे हम कह रहे हैं, ये 50% से अधिक हो गए। अब मेजॉरिटी ऐसा फील कर रही है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई है कि किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को चेंज किया जा सकता है। और मात्र रिजर्वेशन देना या किसी तरीके के बेनिफिट देने से ये सही नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल चेंज चाहिए, एक बड़ा चेंज चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई। हमारी इकोनॉमी की जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब है, ये सब हम जानते हैं। अब आप देख लीजिए कि हमारे पास डिसेंट जॉब नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, गुड एजुकेशन और हेल्थ केयर सबके पास अवेलेबल नहीं है। तो जब तक इस तरीके का इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न रहेगा और जब तक हम सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट सबको सोशल सिक्योरिटी नहीं दे पाएगी, सबको संतुष्ट नहीं कर पाएगी, तब तक हमारे सामने ये इशू रहने ही वाला है कि क्या जो रिसोर्सेज है हमारे सामने, क्या जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। और ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होने वाली है गवर्नमेंट के लिए और जस्टिस सिस्टम के लिए रिजॉल्व करने के लिए। अब इसके ऊपर थॉमस पिटकी को यहाँ पे कोट किया है उन्होंने इन द बुक कैपिटल एंड आइडियोलॉजी, हाउ सोसाइटीज वर हिस्टोरिकली डिवाइडेड। इसके बारे में उन्होंने बात करी है। तो जब वो यूरोपियन सोसाइटी की बात करते हैं तो वहां पे उन्होंने 3 क्लासेस बताई। क्लरिकल एंड रिलीजियस क्लास, जिसके अंदर रिलीजियस लोग रहते थे। सेकंड, नोबल एंड वॉरियर क्लास, जिसके अंदर रूलिंग क्लास एज वेल एज वॉरियर क्लास रहती थी। थर्ड, कॉमन एंड लेबरिंग क्लास। ये 3 क्लासेस के बारे में यहाँ पे बात करी गई और इस तरीके से जो है ये सारा पैटर्न वहां पे चलता था। जब हम हिंदू कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो भी ये 4 वर्ण के अंदर डिवाइडेड है। 4 वर्ण कौन कौन से? पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। अब यहाँ पे ये जिस तरीके से डिवाइड किया गया है, नीचे नीचे जो है जिसको हम शूद्र बोल रहे हैं, ये लेबर क्लास है, ये लेबर करती है, अपना काम करती है। तीसरे पे है वैश्य, जो क्या है बिजनेस क्लास है, बिजनेस के अंदर ध्यान देती है। सेकंड, क्षत्रिय। क्षत्रिय की किसके बारे में बात करी गई? क्षत्रिय जो है फाइटिंग क्लास है, वॉरियर क्लास है, ठीक है, वो प्रोटेक्शन के लिए काम में आती है। एंड फोर्थ इज दिस ब्राह्मण क्लास। ब्राह्मण क्लास क्या है? अपने नॉलेज के लिए जानी जाती है। सो इस तरीके से ये जो है 4 वर्णों के अंदर डिवाइडेड है हमारी क्लास। अब हमारी सोसाइटी जो है काफी हार्मोनियसली काम कर रही थी, क्योंकि जो वर्ण चेंज करने का और अपना ऑक्यूपेशन चेंज करने का सिस्टम था वो आफ्टर लाइफ के अंदर ले गए थे सब लोग। पिक्टी का कहना यह है कि एवरी ह्यूमन सोसाइटी मस्ट जस्टिफाई इट्स इनइक्वालिटीज। इसकी इनइक्वालिटीज को उन्हें जस्टिफाई करना चाहिए, मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मॉडर्न इनइक्वालिटी जो है वो फ्रीली बेस्ड है अपनी चॉइस के ऊपर। जब मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी खुली है, मेरे पास प्रॉपर्टी के ऊपर उतना अधिकार है, मेरे पास एक्सेस है मार्केट को लेके, तो भी मैं इस तरीके के डिसीजन लेता हूं जो मेरे को बैकवर्ड रखते हैं, तो ये मेरी खुद की चॉइस है। इस तरीके से जो मॉडर्न इनइक्वालिटी है उसे हमें क्या कर लेना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं मनी एज मास्टर की, क्योंकि बहुत सारे कल्चर के अंदर हमने देखा कि मनी को नेगेटिव वे में देखा जाता है। अब इसके पीछे गलत रीजंस भी नहीं है। मनी के दम पे लोगों के लेबर की वैल्यू घटाई जाती है, उसके अलावा वॉर्स को फाइनेंस किया जाता है, इतनी सारी प्रॉब्लम की जाती है इसकी वजह से जिसकी हद नहीं है। इसी को लेके अब्राहम लिंकन ने यह कहा कि मनी जो है वो मास्टर बनना अब बंद हो जाएगा, अब हम उसे सर्वेंट बनाएंगे। किसका? ह्यूमैनिटी का और डेमोक्रेसी का। इस तरीके से हम मनी को यूज करेंगे। बट जैसे ही लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी बीता, तब तक हमने देख लिया कि जो मॉनेटरिज्म है फ्राइडमैन का, वो जीत गया वेलफेयरिज्म के ऊपर। तो ये चीज हमने वहां पे देखी। सेंट्रल बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो मनी को अच्छी हेल्थ में रखे। अब ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इन्हें बनाया गया ताकि ये ल्यूब्रिकेशन की तरह काम करें इकोनॉमी को चलाने के लिए। बट अब ये काम क्या कर रहे हैं? अपना प्रॉफिट बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके के इनोवेटिव वेज सामने आ रहे हैं कि पैसे से पैसे कमाए जा रहे हैं।
तो ये सारी चीजें क्या है, नेगेटिव है, इसलिए इन्हें नहीं बनाया गया था। अब जो इकोनॉमिक गेम है इसके रूल कौन सेट करता है, तो वेल्दीएस्ट पीपल सेट करते हैं। ऐसे वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिसीज अपने हिसाब से बनवाते हैं, वो ट्रेड को अपने हिसाब से फेवरेबल बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मनी एंड लेबर। वो डिटरमाइन करते हैं कि किसे कितनी जो है पे स्केल मिलनी चाहिए और स्मॉल एंटरप्राइजेस का क्या क्या जो है पैसा होना चाहिए। यही सारी चीज जो है इंडिया को अनइक्वल सोसाइटीज के अंदर लेके आ रहा है। हम पहले से ही अनइक्वल थे, अब और ज्यादा अनइक्वल होते जा रहे हैं, सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली। अब इसे हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो है कि आप जो है रिजर्वेशन दे दीजिए या कोई अफर्मेटिव एक्शन ले लीजिए। उसके अलावा हमें यह करना है कि जो इकोनॉमिक पाई है उसे चेंज करना है, ताकि जो है मेजॉरिटी को बेनिफिट मिले, ना कि वो माइनॉरिटी जो टॉप पे बैठी हुई है। रिफॉर्म चाहिए हमें इंस्टीट्यूशंस के अंदर और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के अंदर। गवर्नमेंट को जो है अब सुनना चाहिए कॉमन सिटीजन्स को कि वो क्या चाहते हैं, रादर देन बिजनेस लॉबीज। ईज ऑफ लिविंग जो है, आसानी से रहने का अधिकार जो है, वो मेजॉरिटी के पास जाना चाहिए रादर देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए ईज ऑफ लिविंग पे। इस तरीके से जो है हम इस इनइक्वालिटी से पार पा सकते हैं, इस तरीके से हम इस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। अब इसमें से जो जो आपके आंसर के मुताबिक सही लगे वो डेटा आप उठा सकते हैं और अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एडिटोरियल की, ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, वुमेन राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ईरान में 2 महीने हो चुके हैं प्रोटेस्ट चालू हुए, और प्रोटेस्ट किस लिए हो रहे हैं ये तो आप सबको मालूम होगा, क्योंकि ईरान के अंदर जो रिजीम है उसने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए हैं कि अब जो हेड स्कार्फ है, जिसे हिजाब कहा जाता है, उसे प्रॉपरली वेयर करना और किस तरीके से वेयर करना, ये सारी चीजें उसने जो है रूल्स एंड रेगुलेशन में डाल दी हैं और अब इसे स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जा रहा है, जिसके खिलाफ वुमन ने जो है प्रोटेस्ट किया कि ये हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम है, इंडिविजुअल राइट है कि हम पहनना चाहें हिजाब या नहीं पहनना चाहिए, ये हमारे ऊपर होना चाहिए। इसी को देखते हुए जो पुलिस फोर्स है ईरान की, वो काफी ज्यादा हैविली इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर टूट के गिरी है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है 22 ईयर्स ओल्ड महसा अमीनी का, जिन्हें जो है इम्प्रॉपर हिजाब पहनने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया और डिटेंशन के अंदर, कस्टडी के अंदर उनकी डेथ हो गई। ये सारी चीजें बताई गई। ईरानियन अथॉरिटी किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब उनके पास सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कि वो बुरी तरीके से रिप्रेस कर रहे हैं इस चीज को, वो किसी भी तरीके से बैक ऑफ नहीं करना चाह रहे। अब इस समय पे हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैन द डेमोन्स्ट्रेशन बी सस्टेन्ड? अब देखो, एक बात है, डेमोन्स्ट्रेशन जितने भी हुए हैं ना, उनकी एक तरीके से आप बोल सकते हो लाइफ होती है। कोई भी जो मास मूवमेंट है वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। एक समय ऐसा आता है जब उसकी पिच नीचे हो जाती है, जब उसका मोमेंटम गिरने लगता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरी कि किस तरीके से ये जो अब प्रोटेस्ट हो रहा है वो पिछले प्रोटेस्ट जो ईरान के अंदर हुए हैं उससे अलग है। तीसरी चीज, क्या हम इसको लंबे समय तक देख सकते हैं? मतलब ये अभी हिजाब से शुरू हुआ है, तो क्या ये और जो ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं ईरान के अंदर उस तक पहुंच सकता है? लास्ट, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशंस जो है ईरान की हर एक सिटी, हर एक कैंपस के अंदर फैल चुका है और काफी ज्यादा लोग इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं अपने आप को, और इसे काफी बुरी तरीके से रिप्रेस किया जा रहा है प्रेसिडेंट द्वारा। बहुत जगह ऐसे ऐसे स्लोगन्स भी यूज किए जा रहे हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, वुमेन लाइफ फ्रीडम, वी विल फाइट एंड टेक ईरान बैक, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। और बहुत जगह तो सुप्रीम लीडर को हटाने की भी बात की जा रही है कि सुप्रीम लीडर को हटाया जाना चाहिए। द मूवमेंट हैज बीन मार्क्ड बाय द एक्सेसिव फोर्स एज द सिक्योरिटी फोर्स हैव अटैक्ड एंड शॉट डेमोन्स्ट्रेशन विथ लाइव एम्यूनेशंस एंड असॉल्टेड देम विथ टीयर गैस एंड बेटॉन्स। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से रिप्रेस किया जा रहा है, किसी भी तरीके से उनकी सुनवाई हो ऐसी चीज हम नहीं देख पा रहे। अगर हम क्रेडिबल रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो 330 ईरानियन अभी तक मारे जा चुके और 15,000 से ज्यादा अरेस्ट किए जा चुके हैं। और अगर हम बात करें 2019-20 से, तो अराउंड 1500 जो है कैजुअलिटीज हो चुकी है, 1500 जो है लोग वो यहां से मारे जा चुके हैं। अब इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले प्रोटेस्ट नहीं हुआ। 2009 के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, जब एक डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के खिलाफ जो मिडिल क्लास है वो मेजर सिटीज के अंदर सामने आई। तो यहाँ पे दो चीज देख सकते हैं आप, मिडिल क्लास और मेजर सिटीज। 2017 और 2019 में जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स आई उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किए गए,
बट वो प्रोटेस्ट थे वर्किंग क्लास तक लिमिटेड। बट अगर हम प्रीवियस डेमोन्स्ट्रेशंस को देखें, प्रोटेस्ट को देखें और इसको देखें, तो इसके अंदर हर एक सेक्शन है, और ना ही ये इकोनॉमिक है ना ही पॉलिटिकल है। ये किससे रिलेटेड है? ये ह्यूमन डिग्निटी से रिलेटेड है, इंडिविजुअल राइट से रिलेटेड है। तो सारे लोग इसके अंदर सेक्शन जो है इंक्लूडेड है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हर एक एज ग्रुप, हर एक सोसाइटी के सेक्शन को इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है। ग्लोबल इसके ऊपर क्या अटेंशन आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अमेरिकन गवर्नमेंट और बाकी जो वेस्टर्न ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ईरान को रिमूव कर दिया है फ्रॉम यूएन कमीशंस ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। दूसरी चीज, यूरोपियन यूनियन ने भी इसी तरीके के जो है सैंक्शन लगाए हैं ईरानियन गवर्नमेंट के ऊपर। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने किसी भी तरीके से ऑफिशियल मीटिंग तो नहीं की है हाल फिलहाल, बट उन्होंने इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की हैं और डिसाइड किया है कि वो मोरल सपोर्ट देंगे इस मूवमेंट को। इंडियन फेमिनिस्ट जो हैं वो भी इस चीज को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बट उनका अप्रोच जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, जो कि सही भी है एक तरीके से। जब हम बात करते हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटका में उनका कहना है कि वो चाहते हैं पहनना तो उन्हें पहनने दीजिए, अगर ईरान में वो नहीं चाहते ना पहने तो उन्हें मत पहनने दीजिए। सो अल्टीमेटली इसके अंदर किसी भी तरीके से पब्लिक अथॉरिटीज का कोई भी से नहीं होना चाहिए कि वो क्या चाहती हैं क्या नहीं चाहती। ये एक इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, ये एक इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए कि क्या वो एक्चुअली में हिजाब पहनना चाहती भी हैं या नहीं। अगर पहनना चाहती है तो उन्हें पहनने दिया जाए, और अगर नहीं पहनना चाहती है तो किसी भी तरीके से फोर्स ना किया जाए। क्या अब इसका कोई उपाय निकलेगा, क्या कोई अल्टीमेट सोल्यूशन निकलेगा, इस चीज के बारे में बात कर ले। तो ईरान के केस में हमें यह लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी करिस्मेटिक लीडर नहीं है इस मूवमेंट का, और कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। और अगर हम प्रेसिडेंट्स की बात करें, जो चीज पहले हो चुकी है, तो हमने क्लियरली ये देखा कि ईरान किसी भी तरीके से जो है झुकेगा नहीं। ईरान ऐसे प्रोटेस्ट के सामने हार नहीं मानता। तो बहरहाल हम ये देखते हैं कि जब तक किसी भी तरीके से आर्मी सपोर्ट ना मिले ऐसे मास मूवमेंट को, तब तक ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती। अब चाहते ये हैं, उम्मीद ये है कि धीरे धीरे करके और ज्यादा सिचुएशन बेटर हो। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के थ्रू रिप्रेस की गई वुमन है, उन्हें भी उनके अधिकार मिले, और जो मास मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, उसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो अपना सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा सामने लेके आए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई। So this was all about today's The Hindu analysis. I hope you like this video lecture. Please like, share and subscribe, and share with your friends as well. Thank you very much for watching.